जय हिंद साथियों। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समाहित नहीं है। ठीक है, पहला हमारा है शराब पर प्रतिबंध, दूसरा है काम करने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार और चौथा है सूचना का अधिकार। तो यदि हम बात करें शराब पर प्रतिबंध की तो हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 47। अनुच्छेद नंबर कौन सा? तो 47। इसमें राज्य के लिए क्या डायरेक्शन दिया गया है? तो लोगों में पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ावा देना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, और शराब पर प्रतिबंध भी जो है वो आपको इसी अनुच्छेद के तहत आएगा। ठीक है, अब आते हैं कहां? तो अब आते हैं काम करने का अधिकार। एक अनुच्छेद है हमारा कौन सा? 41। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार काम का अधिकार, शिक्षा एवं विशेष परिस्थिति जैसे कि बुढ़ापा में आर्थिक सहायता क्या करे? प्रदान करे। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है अनुच्छेद 41 के तहत काम का अधिकार आया। अब आते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। एक हमारा अनुच्छेद है 39 क्लॉज डी। इसमें क्या बोला गया है? महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, और ये तीनों जो हमारा अनुच्छेद है 47, 41 और 39 डी, ये हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। लेकिन ये जो सूचना का अधिकार है इसकी चर्चा कहां है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, और ये हमारा जो है क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, न कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान है। यदि हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तो ये एक्ट कब लागू हुआ था? 2005 में ये एक्ट हमारा लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ना आकर ये फंडामेंटल राइट के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? क्या ब्रिटेन से ली गई है? क्या यूएसए से ली गई है? क्या आयरलैंड से ली गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 55 में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में क्या है? तो चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है वो लिया कहां से गया है? तो लिया गया है आपको आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है, नेशनल इमरजेंसी। क्या इसकी चर्चा अनुच्छेद 350 में है? क्या इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है? क्या इसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में है? क्या इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में है? ठीक है, तो यदि हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए भी घोषणा कौन करेंगे? तो वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे। और इसकी चर्चा कहां है? तो अनुच्छेद नंबर 352 में इसकी चर्चा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? फंडामेंटल राइट का उल्लेख, फंडामेंटल राइट का उल्लेख किस भाग में है ये पूछा गया है। तो भाग 2 में हमारा क्या है? इसमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? तो इसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। भाग 4 कैपिटल ए में क्या है? तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और भाग 3 है, इसमें आपका क्या है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट वर्तमान में हमारे संविधान में है? 6 है। इसके तहत अनुच्छेद कौन कौन सा आता है? तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन के कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? उच्च सदन यानी उच्च सदन किसको बोलते हैं? तो राज्यसभा को
उच्च सदन बोला जाता है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। क्या 10 लोगों को नामांकित कर सकते हैं, क्या 12 लोगों को, क्या 14 लोगों को, क्या 16 लोगों को? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं और ये 12 लोग जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? क्या 5 मौलिक अधिकार हैं, क्या 6 मौलिक अधिकार हैं, क्या 7 मौलिक अधिकार हैं, क्या 8 मौलिक अधिकार हैं? देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र था, 7 फंडामेंटल राइट का जिक्र था। लेकिन जो हमारा वर्तमान का संविधान है, इसमें आपका क्या है, तो इसमें जो है वो 6 फंडामेंटल राइट है। तो आप लोग कहिएगा कि सर एक ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हमारे संविधान से कर दिया गया डिलीट? ठीक है, तो एक आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, जिसकी चर्चा कहां थी, तो अनुच्छेद नंबर 31 में इसको क्या किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन होता है। कब? 44वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है आपको 1978 में, और इसके तहत इसको जो है फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया गया, तो एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज का क्या रिक्वायरमेंट है, यह पूछा जा रहा है। क्या 30 वर्ष, क्या 35 वर्ष, क्या 40 वर्ष, क्या 37 वर्ष? ठीक है, तो यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति के एलिजिबिलिटी की, उपराष्ट्रपति के एलिजिबिलिटी की, यानी वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी की, तो इसकी चर्चा कहां है, तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद नंबर 66 क्लॉज 3 में। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो पहला कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। अब जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत के नागरिक हो, यदि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो था उसके किसी प्रावधान के तहत भारत के नागरिक बने हो तो भी जो है वो एलिजिबल है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब यदि मिनिमम एज की बात की जाए तो मिनिमम एज जो है वो आपका क्या होगा, 35 ईयर्स। ठीक है, और तीसरा क्या है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए, सदस्य बनने योग्य। ठीक है, तो इसकी चर्चा हो गई अनुच्छेद 66 क्लॉज 3 में, और मिनिमम कितना एज होना चाहिए, तो 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? क्या प्रधानमंत्री, क्या वित्त मंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या रेल मंत्री? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो दोनों में से किसी सदन के क्या है, सदस्य नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 में आते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? क्या दूसरी अनुसूची में, क्या 10वीं अनुसूची में, क्या तीसरी अनुसूची में, क्या चौथी अनुसूची में? तो ये जो दल बदल कानून है इसको कब हमारे संविधान में ऐड किया गया, तो इसको ऐड किया गया 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में, यानी ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम थे राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक है, और इसकी चर्चा किस अनुसूची में है, तो इसकी चर्चा जो है वो अनुसूची 10 में है। ठीक है, अनुसूची 10 को 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया, और इसी में जो है वो दल बदल कानून की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिया गया है? क्या निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं दिया गया है? क्या वित्त आयोग के बारे में नहीं दिया गया है? क्या लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है? क्या योजना आयोग के बारे में नहीं दिया गया है? ठीक है, तो देखिए,
निर्वाचन आयोग की चर्चा हमारे संविधान में है, वित्त आयोग की भी चर्चा हमारे संविधान में है, लोक सेवा आयोग की भी चर्चा हमारे संविधान में है, लेकिन ये जो योजना आयोग है इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। ये आपका योजना आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। लेकिन योजना आयोग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। कल के क्लास में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बातें करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।